हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद ज़ुहैब मलिक। तो आज हम सॉल्व करने लगे हैं मैथमेटिक्स 4024 मई जून 2025 वेरिएंट 22। तो इसको देखें, अंडरस्टैंड करें, और इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज तो आप उसमें कमेंट कर सकते हैं। आई विल बी रिस्पॉन्डिंग यू विद इन फ्यू आवर्स इंशाल्लाह। So keep watching and please subscribe and like my channel. I shall be really grateful to you. Thank you very much. Okay, here we go. This is paper mathematics 4024 and variant is 22 May June 2025. अच्छा, बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली ये है कि वी हैव टू राइट द आंसर 3 significant figures for numerical values, 1 decimal place for angles in degrees unless a different level of accuracy is specified in the question. Use pi or use either your calculator value of 3.142. ये 100 marks का पेपर है। Okay जी, this is a formula key. Let's start with this question number 1. The diagram shows a part of a pattern with rotational symmetry of order 4. Rotational symmetry of order 4 का मतलब है कि इस डायग्राम को हम जैसे मर्जी घुमाएं चारों तरफ तो इट शुड बी द सेम। तो वो कहता है कि कंप्लीट द डायग्राम, इस डायग्राम को कंप्लीट करें। तो मैं देख रहा हूँ कि इसमें जो ये लाइंस हैं, हम इन बॉर्डर्स को देखें, इन लाइंस को, तो यहाँ पर लेफ़्ट से देखो तो लेफ़्ट के पहले ब्लॉक के साथ सेकंड वन शेडेड है, और अगर इधर से भी मैं देखूँ ये वाला, तो यहाँ से भी ये सेकंड वाला शेडेड है, पहला वाला खाली छोड़ा हुआ है। फिर उसके बाद थर्ड लाइन को देखूँ तो फिर ये शेडेड है हमारे पास। और उसके बाद क्या कहते हैं जी, अगर मैं इस फोर्थ को देखूंगा, ऑफ कोर्स यहाँ पर मेरे पास दिस मस्ट बी शेडेड, ताकि हम इसको पूरे डायग्राम को अगर 4 टर्म्स में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं तो ये हमारे पास डायग्राम सेम होना चाहिए। बट दिस इज़ नॉट द लास्ट आंसर। हमने इसको यहाँ एक लाइन भी ड्रॉ करनी है। नाउ दिस इज़ एग्जैक्टली सेम। आप चाहे तो इस शेप को जिस तरह मर्जी घुमा कर देख लें, इट वुड बी लुकिंग सेम like it was in the start. So this is question number 1 we have done. Now write 18,012 in figure. This would be 18,012. ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था जिसको हमने नंबर्स में लिखना था, वो कंप्लीट हो गया। फिर वो कहता है राइट डाउन अ प्राइम नंबर बिटवीन 20 एंड 30. प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स जो खुद के टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं। तो इसके मल्टीपल आंसर्स हैं। लाइक आपकी मर्ज़ी, 20 के बाद यू में राइट 23 या यू में राइट 29। तो ये 2 नंबर्स हैं। दोनों में से कोई एक आंसर भी लिख दिया तो वो आंसर ठीक कंसिडर होगा, क्योंकि हमारे पास उसने कहा है राइट आ प्राइम नंबर। नाउ फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ 1/9। रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा होता है। जैसे एक नंबर जिस तरह से खड़ा हुआ है आपने बस उसको घुमा देना है। दिस विल बिकम 9/1 और उसकी एक्चुअल वैल्यू 9। सो 9 इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट रेशो 175 ml to 2.5 लीटर्स। अब रेशो इज़ ऑलवेज बिटवीन द लाइक वैल्यूज़। इसका मतलब है कि या तो हम 175 को लीटर्स में ले जाएं या 2.5 लीटर्स को मिलीलीटर्स में ले जाएं। बट इट विल बी गुड कि अगर मैं 2.5 लीटर्स को मिलीलीटर्स में ले आऊं। तो बिकॉज आई नो इन 1 लीटर देर आर 1000 मिलीलीटर्स। सो सिमिलरली अगर मुझे लीटर्स को मिलीलीटर्स में चेंज करना है तो आई विल बी मल्टीप्लाइंग इट बाय 1000। तो 175 रेशो 2.5 टाइम्स 1000 का मतलब है दिस विल बिकम 2500। इसमें कैलकुलेटर आपके पास अलाउड है। कैलकुलेटर में आप इसकी कटिंग करते जाएं। इसकी कटिंग करेंगे तो यू विल गेट द फाइनल आंसर। मैं कैलकुलेटर पर जैसे कि लिखूँगा 175 ओवर 2500, तो दिस वुड बी 7/100। फाइनल आंसर। Now Dan, Erika and Fatik share $540 in the ratio 4:5:3.
So this is a total sum of money which has to be shared between these all the people. तो इसका मतलब है कि ये टोटल पैसे इस टोटल रेशो में डिवाइड होने हैं. How much is the total ratio? If you add them, this is 4 plus 5 9, 9 plus 3 12. It means 540 divided by 12 करें तो this would be 540 divided by 12. It is $45. Like $45 मिलेंगे for one ratio. But he is asking find the amount that Erika receives. एरिका को 5 रेशोज़ मिलनी है तो इसका मतलब है कि $45 times 5. This would be $225. Question number 4. The diagram is given and we have to find x and y values. I can see there are two pairs of parallel lines. एक ये parallel इसके साथ है और ये parallel इसके साथ है. तो अब मुझे देखना है कि जी व्हाट कैन बी एक्स. लुक, ये दो पैरेलल लाइंस हैं. इसका मतलब है कि यहाँ जो एंगल्स बन रहे होते हैं दीज आर कॉल्ड इंटीरियर एंगल्स, और इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 180 होता है. तो इसका मतलब है कि x प्लस 128 वुड बी इक्वल टू 180. सो x वैल्यू वुड बी 180 माइनस 128. दिस इज x इज इक्वल टू 52. अच्छा जी, अब y को देखते हैं. दीज आर टू स्ट्रेट लाइंस जो कट कर रही हैं एक दूसरे को. तो इट मीन्स यहाँ पर ये वाला जो एंगल है इट वुड बी एग्जैक्टली सेम टू दिस वन. दिस इज़ 128. इसको कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. और अगर आपके पास ये पेयर ऑफ लाइंस हैं, दो पैरेलल हैं, तो इट मीन्स ये मैथमेटिकल जो शेप बनती है दो पैरेलल पेयर से, दिस इज़ कॉल्ड अ पैरेललोग्राम. और पैरेललोग्राम की एक स्पेशल जो फीचर है दिस इज़ के इसके ऑपोजिट एंगल्स डायगनली दे आर सेम. तो इसका मतलब है कि y मस्ट बी 128. कन्वर्ट 6.1 मीटर स्क्वायर टू सेंटीमीटर स्क्वायर. अगर मुझे 6.1 मीटर से सेंटीमीटर में जाना होता तो मैं क्या करता, मैं ये करता कि मल्टीप्लाई बाय 100 करता. बट जब भी हमने स्क्वायर टू स्क्वायर मूव करना है तो इट मीन्स मैं स्क्वायर टू स्क्वायर मूव करना चाह रहा हूँ. तो दिस वुड बी जस्ट अ मिनट. दिस वुड बी स्क्वायर टू स्क्वायर मूव करना है तो दिस वुड बी 100 स्क्वायर टाइम्स, क्योंकि मुझे जो मल्टीप्लायर है उसका भी स्क्वायर लेना. तो ये 6.1 मल्टीप्लाई बाय 100 स्क्वायर. तो कैलकुलेटर हम यूज़ कर सकते हैं. 100 स्क्वायर will be 10,000 multiply 6.1, so its value is 61,000. This would be the answer. अच्छा जी. Okay जी, next question. In a survey, students are asked to choose their favorite type of movie. The table shows the results. Type of movie, different types given है, romance, thriller, science fiction or other. Relative frequency is basically related to the probability. एंड वी नो दैट इन एन एक्सपेरिमेंट, जब भी कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा हो तो सारी प्रोबेबिलिटीज़ का सम जो है इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1. तो इसका मतलब है कि अगर आप 1 में से बाकी सब जो गिवन फ्रिक्वेंसीज रिलेटिव फ्रिक्वेंसी या टेक अवे कर लोगे तो बाकी जो बचेगी वो होगी हमारे पास थ्रिलर मूवी की प्रोबेबिलिटी. 1 माइनस 0.1 माइनस 0.35 माइनस 0.3, दिस इज़ 0.25. 500 students take part in the survey. Calculate the number of students who choose science fiction. तो साइंस फिक्शन के चूज़ होने की जो प्रोबेबिलिटी है दिस इज़ 0.35. तो 0.35 टाइम्स हो जाएगा 500 स्टूडेंट्स, क्योंकि वो बार बार रिपीट हो रहा है. 0.35 मल्टीप्लाई बाय 500 इट इज़ 175 people. Chris wants to exchange $350 for euros at the bank.
द बैंक ओनली गिव्स यूरोज इन मल्टीपल्स ऑफ 5, यानी कि वो बस 5 उसके यूरो के नोट्स हैं उसके पास, बस वही दे सकता है, उसके अलावा नहीं दे सकता। द एक्सचेंज रेट इज़ $1 इज़ इक्वल टू 0.92 यूरोज। कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूरोज ही रिसीव एंड हिज चेंज फ्रॉम $350। सबसे पहले मुझे ये देखना है जो गिवन रेट है डॉलर और यूरोस के दरमियान, दिस इज़ 1 and 0.92। तो अगर उसके पास $350 हैं तो उसके बदले में उसे कितने यूरोस मिलेंगे? इट इज़ सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो दिस इज़ x टाइम्स 1 इज इक्वल टू x एंड 0.92 टाइम्स 350। तो 0.92 टाइम्स 350, दिस इज़ 322। ये हम बेसिकली x जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूरोस को, इसका मतलब है कि ही वुड बी गेटिंग 322 यूरोज़। बट बैंक के पास तो मल्टीपल्स ऑफ 5 हैं, और 5 का मतलब है कि वो बैंक मैक्सिमम 320 यूरोज़ दे सकता है। तो इसका मतलब है कि 320 यूरोस उसे मिलेंगे ही मिलेंगे। तो बाकी जो बच गए वो हमारे पास 322 में से 320 माइनस कर दें यूरोस, तो बाकी बच गया उसके पास यूरोस 2। तो अब उसने इन 2 यूरोस को ना वापस करना है डॉलर्स में, बिकॉज इट इज़ गिवन। तो दोबारा से वही रेट लगा लेंगे, डॉलर्स और यूरोस। डॉलर्स और यूरोस के दरमियान रेट है जी $1 के बदले मिलते हैं 0.92 यूरोस। और अब हमारे पास 2 यूरोस बचे हुए हैं और उसने भी लेना है जी डॉलर्स वापस, तो क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से। तो इट वुड बी 0.92x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 0.92। सो 2 डिवाइडेड बाय 0.92, इसका मतलब है कि उसको मिलेंगे वापस 2.17 $2.17। कैलकुलेट द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर, दिस वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रेगुलर का मतलब है एक ऐसा डायग्राम है जिसके सारी साइड्स और सारे एंगल्स बराबर हैं। ऑक्टागोन का मतलब है 8 साइडेड शेप। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है सम फाइंड करने का। सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला है n-2 टाइम्स 180, और अगर उसे डिवाइड कर दें नंबर ऑफ़ साइड से तो पूरा सम इक्वली डिवाइड हो जाता है सारे नंबर ऑफ़ साइड्स में। जितने नंबर ऑफ़ साइड्स होते हैं उतने ही एंगल्स होते हैं। तो इट वुड बी 8-2 टाइम्स 180 ओवर 8। तो कैलकुलेटर आपके पास है, इट वुड बी 8-2 इज 6 टाइम्स 180 डिवाइडेड बाई 8, सो 135 डिग्री। वन एंगल वुड बी 135 डिग्री। On the Venn diagram, shade the region represented by A intersection B। अच्छा, अगर सबसे पहले मैं A intersection B कॉम्प्लीमेंट, अगर मैं सबसे पहले A intersection B ढूंढूँ ना, तो वो मेरे पास बनता है ये। बट कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि इस आंसर को छोड़कर बाकी, इसका मतलब है कि बाकी जो मेरे पास डायग्राम बनता है वो ये सारा है, ये बाहर का सर्कल और ये भी। इसका मतलब है कि मेरा आंसर है बाकी एक अपने इस आंसर से ए इंटरसेक्शन बी से, तो मैं ए इंटरसेक्शन बी को ख़त्म कर देता हूँ। तो ये जो शेडिंग है ना बाकी, दिस इज़ योर आंसर नाउ बिकॉज ऑफ दिस साइन जो कॉम्प्लीमेंट उसने दिया हुआ है इसकी वजह से। इन अ क्लास ऑफ 22 स्टूडेंट्स 12 प्ले द पियानो। पियानो एंड ओनली पियानो में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। कि पियानो का मतलब है कि माइट बी 12 जो लोग हैं ना जो पियानो चला सकते हैं, उनमें शायद कुछ लोग ऐसे भी होंगे दे कैन प्ले गिटार एज वेल। तो वो कहते हैं 6 डू नॉट प्ले द पियानो और द गिटार, 9 प्ले द गिटार, फाइंड द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हु प्ले बोथ द पियानो एंड द गिटार, यू मे यूज़ द वेन डायग्राम। इट इज़ इट बिकम्स ईजी कि अगर वेन डायग्राम यूज़ करें। ओके, लेट्स लेबल इट कि पियानो जो प्ले कर सकते हैं वो ये वाला सर्कल है और गिटार के ये लोग होंगे। तो ऑफ कोर्स इन दोनों सर्कल के बाहर जो लोग होंगे वो लोग होंगे जो दोनों प्ले नहीं कर सकते। और ये जो दरमियान में कॉमन एरिया है, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग फॉर दोज पीपल जो दोनों चीज़ें प्ले कर सकते हैं। तो अगर 12 पियानो चला रहे हैं और 9 गिटार प्ले कर रहे हैं तो इसके अंदर रिपीटेशन आ गई होगी। हमने देखा कि दरमियान में कॉमन लोग जो हैं वो एक्स हैं,
और उसने साथ बताया कि 6 दोनों ही नहीं उसको प्ले कर सकते, तो वो शायद इधर आ जाएंगे बाहर के पोर्शन में कहीं भी रेक्टेंगल में आप लिख सकते हो। तो अब मुझे फाइंड करना है कि हाउ मेनी पीपल कैन प्ले बोथ ऑफ द पियानो एंड द गिटार। उसके लिए सबसे पहले हमने हमेशा ये करना है कि इसके ओनली फाइंड करना है कि हाउ मेनी पीपल आर देयर दे कैन प्ले द पियानो ओनली, एंड दिस इज़ ओनली पॉसिबल कि 12 माइनस द कॉमन, जो दोनों के अंदर कॉमन शेयर हो रहा है वो। और मैंने इसका भी ओनली फाइंड करना गिटार का, वो भी सेम इसी तरह से आएगा 9 माइनस एक्स। और उसके बाद मेरे पास अब ओनली वाले मैं सेपरेट ले लूँगा एक्स। इन तीनों का सम और 6 लोग जो बाहर कुछ नहीं कर सकते उन सबको भी ऐड करें तो वो इक्वल टू हो जाएगा द टोटल विच इज़ गिवन कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास, दीज आर 22। और बस अब x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। वी विल ओपन द ब्रैकेट्स, 12 माइनस एक्स प्लस 9 माइनस एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 22। विल कैंसल आउट इट, तो हमारे पास बनेगा जी 12 प्लस 9 प्लस 6, 12 प्लस 9 प्लस 6 इट इज़ 27, 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 22। तो अगर मैं x को दूसरी साइड पे ले जाऊँ, ओके मैं यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ। अगर मैं x को दूसरी साइड पर ले जाऊँ और 22 को लेफ़्ट साइड पर ले आऊँ तो ये माइनस हो जाएगा, तो x वैल्यू बिकम्स 5। तो इसका मतलब है कि 5 लोग वो हैं जो दोनों काम कर सकते हैं, और उसकी डिमांड भी यही थी कि फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु प्ले बोथ द पियानो एंड द गिटार। क्वेश्चन नंबर 10, दिस इज़ वेरी सिंपल कि हमने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहले रिकमेंडेड है कि कटिंग कर लो जो हो सकती है, लाइक एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब से कट के खाली एक एक्स बच गया, वाई स्क्वायर से ये कट गया तो बाकी वाई क्यूब बच गया। सो दिस इज़ 7 वाई क्यूब ओवर एक्स। और सिंप्लीफिकेशन कुछ नहीं हो सकती, तो दिस इज़ द फाइनल आंसर 7 वाई क्यूब ओवर एक्स। Zaya invests $4,500 in saving account. The account pays simple interest. इससे मुझे अपना फॉर्मूला पता चल गया। सिंपल इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला PRT ओवर 100, वेयर P स्टैंड्स फॉर द प्रिंसिपल जो एक्चुअल अमाउंट है, R फॉर रेट एंड द T फॉर टाइम। At the rate of 3.2% per year, calculate the value of the investment at the end of the 5 years. इसमें दो चीज़ें आपने याद रखनी है बड़ी इंपॉर्टेंट। सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है इट ओनली टेल्स द प्रॉफिट, और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट आता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो भी फॉर्मूला है जो मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा अभी, वो हमेशा आपके पास टोटल बताता है, लाइक योर प्रिंसिपल जो अमाउंट आपने इन्वेस्ट की और प्रॉफिट लाइक दोनों का सम बताता है। तो ये बात हमने याद रखनी है। बट यहाँ पर जो हमसे पूछ रहे हैं ना, इस क्वेश्चन में आपके पास लास्ट लाइन बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि उसकी डिमांड क्या है। वो हमसे यहाँ पूछ रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ द 5 ईयर। इसका मतलब है कि उसको प्रॉफिट से कोई कंसर्न नहीं है, वो पूछ रहा है टोटल कितने पैसे बन गए। ओके जी, सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट तो फाइंड करें। दिस इज PRT ओवर 100, PRT ओवर 100 which is principal is 4500, rate is 3.2, time is for 5 years over 100। और इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें। दिस इज 4500 मल्टीप्लाई 3.2 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 100, द आंसर इज $720। दिस इज़ बेसिकली द प्रॉफिट। लेकिन उसकी डिमांड थी कि वैल्यू कितनी हो गई है इन्वेस्टमेंट के आफ्टर द 5 ईयर्स, तो टोटल वैल्यू विल बी उसका जो प्रिंसिपल है वो भी है और प्लस उसका जो प्रॉफिट हुआ है वो टोटल उसका सम प्लस 4500। तो दिस इज़ 5220। Aisha invests $2750 in a different saving account. The account pays compound interest at the rate of 2.1% per year. Calculate the total amount of interest she receives at the end of the 3 year. मैंने बताया आपको कि इसका जो फॉर्मूला है दिस इज़ बेसिकली P इंटू 1 प्लस R ओवर 100 पावर N।
इसमें n नंबर ऑफ़ कंपाउंडिंग्स को बताता है, जिसमें हम टाइम को ही लेते हैं बिकॉज़ वो पर ईयर ही ले रहे होते हैं इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो इसका फ़ॉर्मूला जो आंसर देगा वो बेसिकली टोटल देगा हमें, हमारा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो उसमें से हमें अपना इंटरेस्ट, खाली इंटरेस्ट निकालने के लिए प्रिंसिपल को टेक अवे करना पड़ेगा फ्रॉम द आंसर। तो दिस इज़ 2750 प्लस 2.1 ओवर 100 पावर 3। अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं कैलकुलेटर पर तो दिस वुड बी 2.1 डिवाइडेड बाय 100 आंसर प्लस 1 एंड द आंसर पावर 3 टाइम्स 2750। तो ये मेरे पास आता है 2926.9 डॉलर्स, ये टोटल आ गया। बट मुझे क्योंकि बताना है सिर्फ इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट के लिए मुझे इसमें से माइनस करना पड़ेगा प्रिंसिपल। 2926.9 माइनस 2750, so this is basically the profit is 2926.9 minus 2750, this is 176.9, this is the only profit. ओके, फैक्टराइज 4 टर्म्स इक्वेशन है आपके पास, एक्सप्रेशन है सॉरी। तो हमने क्या करना है, इसकी ग्रुपिंग बनानी है लाइक वैल्यूज़ के साथ। तो मुझे नज़र आ रहा है कि अगर मैं 7h के साथ ले आऊँ जी -2hy, तो बाकी बचा जी 6fy के साथ चला जाएगा -21fx। अब मैं दोनों में से कॉमन ले लेता हूँ जी, मेरे पास नज़र आ रहा है जी h नज़र आ रहा है कॉमन, तो दिस इज़ 7x माइनस 2y प्लस इसमें से मैं 3 और f कॉमन ले लेता हूँ। तो ब्रैकेट में जो मेरे पास बचेगा, ये दो दो ग्रुप्स हैं, ब्रैकेट में जो मेरे पास बचेगा दिस वुड बी 2y माइनस 7x। तो अब मेरे पास ये दोनों ब्रैकेट्स सेम होनी चाहिए थी, बट इनके दोनों के साइन ऑपोजिट हैं। ये +7x माइनस 2y है और वहाँ पर जो ब्रैकेट है दिस इज़ 2y माइनस 7x। तो कोई बात नहीं, मैं ऐसा करूँगा कि जो सेकंड ब्रैकेट है उसमें से -1 कॉमन लूँगा, जो बाहर आके मल्टीप्लाई होगा तो ये -3f बन जाएगा। और अब ये चेंज हो गया 7x माइनस 2y। तो हमने नेगेटिव साइन कॉमन ले लेना है दोबारा से खुद से डेलिबरेटली। तो अब बाकी जो हमारे पास बचा, ये हमारा आंसर बन गया 7x माइनस 2y और h माइनस 3f। दिस वुड बी द फाइनल आंसर, 7x माइनस 2y h माइनस 3f। Okay जी, question 13. A bag contains 9 red counters, 3 green counters. Lee takes 2 counters from the bag at random without replacement. This is very important. तो complete the diagram, tree diagram. अब ट्री डायग्राम कंप्लीट करने के लिए बहुत आसान है। रेड 9 काउंटर्स थे और टोटल हमारे पास 12 हो गए हैं, 9 प्लस 3 12। तो रेड का चांस फर्स्ट काउंटर में था 9/12 और ग्रीन का चांस हमारे पास ऑफ कोर्स है 3/12। तो अगर हम मूव करें फॉरवर्ड, इसमें करने का बड़ा आसान तरीका ये होता है कि आपने सिर्फ ये करना है कि जो आपके पास जो दो लाइंस होती हैं ट्री डायग्राम में, उसकी फ्रैक्शन और नीचे वाली फ्रैक्शन को दोनों को मिलाकर आंसर 1 बनना चाहिए। लाइक 8/11 अगर रेड हैं तो ऑफ कोर्स बाकी 11 में से 8 माइनस करें तो 3/11 ग्रीन आ जाएगा। जब हमारे पास कोई एक के डिनोमिनेटर में से हम ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर माइनस करेंगे तो वो दूसरे वाला फ्रैक्शन आ जाएगा हमारे पास उसका न्यूमरेटर। लेकिन यहाँ जो नीचे वाला केस है इनमें तो दोनों ही नहीं दिए हुए, तो कोई बात नहीं, हम पीछे से लीड करते हुए आएंगे कि अगर ग्रीन पहला काउंटर निकाला तो बाकी ग्रीन बच गए 2 और टोटल बच गए 11। तो अभी हम ऊपर वाला फिल कर लेंगे कि अगर मैं 11 में से 2 माइनस करूँ तो 9/11। ये कंप्लीट हो गया। वर्क आउट द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ काउंटर्स आर रेड।
दोनों रेड हैं तो इसका मतलब है कि रेड मल्टीप्लाई बाय रेड, तो रेड इंटू रेड हमारे पास बनता है जी 9/12 इंटू 8/11। तो मैं अगर कैलकुलेटर पर ही इसको कर लूँ 9/12 इंटू 8/11, सो दिस इज फाइनल आंसर इज 6/11, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर लिखना है इसका। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, here is a circle, so PQRS is a cyclical quadrilateral। साइक्लिकल क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री, ये याद रखना है हमने। ए बी पी इज अ टेंजेंट टू द सर्कल एट पी, एंगल एस बी पी इज इक्वल टू 37, एंगल पी एस क्यू इज 85 विच इज ऑलरेडी मैंशन, फाइंड एंगल पी क्यू एस। पी क्यू एस, ओके लेट्स मार्क इट दिस वन। तो हमारे पास सर्कल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली कि अगर आपके पास एक ट्राइंगल बन रहा है जो कि 3 कॉर्ड्स से मिलकर बन रहा है, अगर एक टेंजेंट किसी भी एक एंगल से गुजर के जा रहा है तो वो टेंजेंट और ट्राइंगल के एक साइड के दरमियान में बनने वाला एंगल एग्जैक्टली सेम होगा जो ट्राइंगल की उसी साइड के अगेंस्ट अंदर वाला इंटीरियर एंगल होगा। तो इसका मतलब है कि ये अगर ए है तो ये ए है। तो सिमिलरली दिस इज़ हैपनिंग हेयर कि मैं अगर ट्राइंगल पी क्यू एस देखूं तो पी पर टेंजेंट जा रहा है, तो इस ट्राइंगल की साइड पी एस और इस टेंजेंट के दरमियान एंगल बन रहा है 37, इट वुड बी एग्जैक्टली सेम टू दिस वन, so this is 37। now QRS, QRS this one angle। अच्छा जी, मुझे ये एंगल फाइंड करना है, तो मुझे उसने स्टार्ट में ही बताया कि PQRS इज़ अ साइक्लिकल कोऑर्डिनेटर, तो उसके ऑपोजिट एंगल का सम 180 होगा। लाइक R और P ऑपोजिट एंगल्स हैं, मेरे पास अगर P आ जाए तो R भी आ जाएगा, और P मैं इस वक्त इजीली फाइंड कर सकता हूँ बिकॉज मेरे पास ये ट्राइंगल जो PQS है इसके 2 एंगल्स गिवन है, मैं थर्ड फाइंड कर लेता हूँ। 180 माइनस 37 माइनस 85, सो दिस इज़ 58 डिग्री। तो इसका मतलब है कि R और ये 58 मिलकर 180 बना रहे हैं, तो 180 माइनस 58 डिग्री दिस इज़ इक्वल टू 122 डिग्री। ओके जी, these are the first 4 patterns in a sequence made from black beads and from white beads। पैटर्न के डायग्राम्स उसने नीचे दिखाए हुए हैं। कंप्लीट द टेबल फॉर पैटर्न 5। तो मेरे पास एक ये सीक्वेंस है, सीक्वेंस नंबर 1, और दूसरी ये है, बिकॉज वी हैव टू सी द टेबल हॉरिजॉन्टली। तो 5 7 9 11 ये मुझे कांस्टेंट जंप करता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पर 2 2 के गैप से। तो ऑफ कोर्स फिर 11 से 2 का गैप जंप लगाएंगे तो दिस विल बिकम 13। और ये अगर मैं देखूँ तो ये मेरे पास पहले 4 का जंप है, फिर 5 का जंप है, फिर 6 का, तो ऑफ कोर्स नेक्स्ट वाला 7 का होगा, तो 21 प्लस 7 वुड बी 28। फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द नंबर ऑफ द वाइट बीड्स इन पैटर्न एन। तो वो हमसे इसकी nth टर्म बनवाना चाह रहा है, पैटर्न एन की किसकी, वाइट बीड्स, यानी कि नंबर 1 सीक्वेंस। तो जो कांस्टेंट इंटरवल सीक्वेंस है उसका जो एक्सप्रेशन है nth टर्म बनाना, दिस इज़ वेरी मच इजी। आपने क्या करना है कि सबसे पहला जो नंबर होगा सीक्वेंस का उसका गैप देखना है कि सबके दरमियान कितना जा रहा है। लाइक 2 2 के जंप्स जा रहे हैं हमारे पास, +2 होता। हमने पहली टर्म से एक पिछली टर्म खुद से सोचनी है कि वो अगर होती तो क्या होती। ऑफ कोर्स 3 होगी क्योंकि 2 का जंप्स करके आगे जा रही है। तो फिर सब में 2 2 ऐड हो रहा है तो मैं +2n लगा दूंगा, तो ये मेरे पास फॉर्मूला बन गया है। दिस इज़ अ शॉर्टकट, 3 + 2n। टोटल नंबर ऑफ बीड्स इन पैटर्न n। अब वो पैटर्न n कह रहा है जी टोटल नंबर ऑफ बीड्स का हमने फॉर्मूला बनाना है, विच इज़ बेसिकली नॉन कांस्टेंट इंटरवल सीक्वेंस। ये हमारे पास नॉन कांस्टेंट है बिकॉज सबके दरमियान इंटरवल सेम नहीं है। इसके लिए हमने एक फार्मूला है an² + bn + c फॉर्म करना है, जिसमें हमारे पास ए बी सी के लिए 3 अलग फार्मूलाज हैं। यू हैव टू रिमेंबर दिस फार्मूलाज।
ए के लिए फॉर्मूला होता है 2a इज इक्वल टू सेकेंड इंटरवल, सेकेंड फॉर्मूला है 3a प्लस b इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। थर्ड के लिए है जी a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू द फर्स्ट टर्म। नॉन कांस्टेंट इंटरवल का मसला इस फॉर्मूले से सॉल्व हो जाता है। जैसे कि सेकेंड इंटरवल हमारे पास आ रहा है 2a इज इक्वल टू सेकेंड इंटरवल, तो 2a इज इक्वल टू मेरे पास ये सीक्वेंस के दरमियान जो गैप्स आ रहे हैं वो 4 5 6 7। अगर मैं इन नंबर्स के दरमियान गैप देखूँ ना तो मुझे एक कांस्टेंट नंबर नज़र आएगा जो कि हमें नज़र आ रहा है 1 1 1। तो ये बेसिकली 1 जो है ये आपका सेकेंड इंटरवल है, यानी कि इंटरवल ऑफ द इंटरवल। तो इससे a की वैल्यू आ गई 1/2। नाउ दिस इज़ डन। अब मैं आता हूँ 3a प्लस b इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। 3 इंटू a प्लस b इज इक्वल टू, इस सीक्वेंस की सेकेंड टर्म हमारे पास 10 है माइनस द फर्स्ट टर्म 10 माइनस 6, तो जो कि मेरे पास आएगा 3/2 प्लस b इज इक्वल टू 4। और अगर मैं b फाइंड करना चाह रहा हूँ तो b इज़ इक्वल टू 4 माइनस 3/2। और मैं अगर एलसीएम ले लूँ कैलकुलेटर पर ही कर लेता हूँ, 4 माइनस 3/2, so this is 5/2, this is b, this is done. Now the third one is a plus b plus c is equal to first term। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास इस सीक्वेंस में कौन सी है, दिस इज 6, और a की वैल्यू मैंने 1/2 निकाली हुई है, b की वैल्यू मैंने अभी निकाली हुई, दिस इज 5/2 प्लस 5/2 प्लस c इज इक्वल टू 6। तो मैं अगर c को इधर रखूँ 6 माइनस 1/2 माइनस 5/2, और कैलकुलेटर में, कैलकुलेटर क्योंकि अलाउड है पेपर 2 में, हम मैक्सिमम यूज़ करेंगे इसका, माइनस 5/2, सो दिस इज़ 3। तो हमारे पास ए बी सी की वैल्यूज़ आ गई, तो हमने इस फॉर्मूले में रिप्लेस कर देना ए बी सी। तो मैं यहाँ लिखने लगा हूँ, तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया जी, ए वैल्यू इज़ 1/2 n स्क्वायर, बी इज़ 5/2 n, and the c value is 3. So this is the basically nth term for this sequence, जो उसने हमें sequence 2 बताई है। Bill has only 88 white beads but lots of black beads. Pattern P is the largest possible pattern he can make using these beads. Work out the value of P. यानी कि उसके पास टोटल 88 वाइट बीड्स हैं और कुछ ब्लैक बीड्स हैं जो वो बता रहा है। वो कहता है कि वो पैटर्न बनाना चाह रहा है, तो मैक्सिमम कौन सा पैटर्न बना सकता है वो। तो मेरे पास जो वाइट बीड्स का फॉर्मूला है, दिस इज़ 3 + 2n। तो मैंने कहा 3 + 2n में 88 बीट्स कौन से नंबर ऑफ टर्म पे यूज़ होंगे। तो मैंने जब n की वैल्यू फाइंड की, दिस इज़ 88 माइनस 3 ओवर 2, 88 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज़ 42.5। तो इसका मतलब है कि वो नंबर ऑफ़ टर्म 42.5 कह रहा है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि नंबर ऑफ़ टर्म हमेशा एक होल नंबर होता है। दिस कैन बी 42 और दिस कैन बी 43, बट उसके 42.5 पर आकर ना ये वाइट बीट्स ख़त्म हो जाते हैं, बिकॉज ये फॉर्मूला मुझे बता रहा है कि 88 बीट्स यूज़ होते हैं 42.5 पे, नंबर ऑफ़ टर्म पे। इसका मतलब है कि वो मैक्सिमम जो बना सकता है ना वो 42 बना सकता है जी, पैटर्न नंबर 42 जो पैटर्न नंबर है ना, वहाँ पर आकर उसके बीट्स वाइट वाले ख़त्म होने को होंगे, पूरे ख़त्म नहीं होंगे, कुछ बच जाएंगे, बट वो 43rd पैटर्न बना नहीं सकता क्योंकि उसके पास बीट्स कम है कि वो नेक्स्ट कंप्लीट नहीं कर सकता। 16, द पॉपुलेशन ऑफ कीनिया इज़ दिस मच, the area of the Kenya is this one, the population density is the number of people per kilometer square. Calculate the population density of the Kenya. Population density के लिए हमने हमेशा population को डिवाइड करना है उसके एरिया से।
दिस इज 6 टाइम्स 10^5। तो अगर मैं डिवाइड करूं 5.71 डिवाइडेड बाय 6, तो दिस इज 0.952, और 10^7 डिवाइड हो रहा है 10^5 से, तो दिस इज 10^2। हमने एग्जैक्ट पीपल बताने हैं यहाँ पर, तो 0.952 मल्टीप्लाई होगा 10 स्क्वायर से, 10 स्क्वायर मीन 100, तो दिस वुड बी 95.2 पीपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स ओवर 3, और हमने फाइंड करना है एफ ऑफ -8। इसका मतलब है कि एफ ऑफ -8 का मतलब है कि हमने फंक्शन में हर जगह पर -8 रिप्लेस करना है। तो दिस वुड बी 10 प्लस 8 ओवर 3। सो एफ ऑफ -8 का फाइनल आंसर बनता है जी 18 ओवर 3, विच विल बिकम 6। जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 3, वी नीड टू फाइंड जी इनवर्स एक्स। इनवर्स जब भी फाइंड करना है सबसे पहली लाइन ये ज़रूर लिखनी है, लेट्स सपोज y इज इक्वल टू द फंक्शन जिसको हमने इनवर्स फाइंड करना है, y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। तो इसी तरह से अगर हम इससे नेक्स्ट स्टेप चलें तो x विल बी इक्वल टू जी इनवर्स y, क्योंकि g एक तरफ से दूसरी तरफ जाएगा, जब फंक्शन मूव करता है तो वो इनवर्स बन जाता है। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन। जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 3, और हमने अभी सपोज किया है कि जी ऑफ एक्स जो है वो इक्वल टू y है, तो दिस वुड बी y इज इक्वल टू 4x प्लस 3। इन्वर्स का मतलब है इस फंक्शन को उल्टा करना। लाइक अभी यहाँ y प्रेजेंट कर रहा है, अब हमने इसको x के साथ प्रेजेंट करना है, x को सब्जेक्ट बनाना है। तो अगर मैं x को सब्जेक्ट बनाऊँ तो दिस वुड बी y माइनस 3 इज इक्वल टू 4x, एंड x इज इक्वल टू y माइनस 3 ओवर 4। और मैंने देखा कि x जो है वो इक्वल है जी इनवर्स y के, जी इनवर्स y इज इक्वल टू y माइनस 3 ओवर 4, लेकिन उसकी डिमांड थी जी इनवर्स x। तो अभी जो हमने पीछे किया कि अगर मैं जी इनवर्स y की जगह x लिख दूँ तो मुझे फंक्शन में हर जगह y की जगह x रिप्लेस करना पड़ेगा। सो द फाइनल आंसर इज दिस वन। 300 students take part in a competition. The table shows information about their scores. ये उसने सारे स्कोर बता दिए हैं। वो कहता है कैलकुलेट एंड एस्टिमेट द मीन स्कोर। मीन के लिए हमने हमेशा याद रख लें, जब भी इंटरवल में डाटा होगा ना, सबसे पहले हमने मिड पॉइंट्स फाइंड करना है। लाइक इन इंटरवल्स का मिड फाइंड करना है, एक्स हमारा इनका मिड पॉइंट होगा, तो 0 और 30 का मिड पॉइंट फाइंड करना है, तो 0 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2 विच विल बी ऑब्वियसली 15। इसी तरह से 30 और 40 का मिड पॉइंट 35, और 40 और 60 का मिड पॉइंट हमारे पास 50 आ गया। 60 और 70 का मिड पॉइंट 65, और 100 और 70 का मिड पॉइंट हमारे पास आ गया जी 85। अब मीन के लिए हमने सिर्फ ये करना है कि x की वैल्यूज़ को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते जाना है। 15 मल्टीप्लाई बाय 24 प्लस 35 मल्टीप्लाई बाय 70 प्लस 50 मल्टीप्लाई बाय 88 प्लस 65 मल्टीप्लाई बाय 76 प्लस 85 मल्टीप्लाई बाय 42, और इट विल बी डिवाइडेड बाय द टोटल फ्रीक्वेंसी जो कि हमेशा क्वेश्चन में दी होती है, विच इज़ 300। अगर आप इन सब को ऐड भी कर लेंगे ना टोटल फ्रीक्वेंसीज को, दिस विल बी इक्वल टू 300। तो अब हम इनको जल्दी से ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करके उससे डिवाइड कर दें, तो 15 टाइम्स 24 प्लस 35 टाइम्स 70 प्लस 50 मल्टीप्लाई बाई 88 प्लस 65 मल्टीप्लाई बाई 76 प्लस 85 मल्टीप्लाई बाय 42 divided by 300, so this is 52.4. so this is the mean. 4 marks मैं समझता हूँ मुफ्त के हैं। Now we need to draw on the grid, complete the histogram to represent the data in the table. अब
मैंने देखा एक्स पर स्कोर्स हैं, बट ऑन वाई एक्सिस आई कैन सी दिस इज़ द फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। और मैं ऊपर वापस किया टेबल में, मुझे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी फाइंड करनी पड़ेगी वाई एक्सिस के लिए, क्योंकि देयर इज़ अ टू मच डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसी एंड द फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी फाइंड करने का फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास इंटरवल। लाइक मुझे अगर फर्स्ट क्लास की फाइंड करनी है जी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, तो उसकी फ्रीक्वेंसी 24 है, इसको डिवाइड करूँगा मैं, इसका क्लास का इंटरवल देखूँ तो 0 से 30 तक इंटरवल बनता है 30, तो 24 डिवाइडेड बाय 30 दिस इज़ 0.8। इसी तरह से अब मैं बाकी फाइंड करूँगा, नेक्स्ट में 70 डिवाइडेड बाय 10 दिस इज़ 7, 88 डिवाइडेड बाय 20 क्योंकि उसका क्लास इंटरवल 20 है, दिस इज़ 4.4, 76 डिवाइडेड बाय 10 इट इज़ अगेन 7.6, और 42 डिवाइडेड बाय 30 दिस इज़ 1.4। तो अब मैंने इनके लिए ड्रॉ करना है, लाइक 0 से लेके 30 तक का जो मुझे बार ड्रॉ करना है, दिस इज़ 0.8। 0 से लेके 30 तक का बार 0.8, सो 30 इज़ हेयर। तो इसका बार हमने ड्रॉ करना है जी 0.8 तक। 0.8 हमें यहाँ मिल रहा है, सॉरी 0.8 हमें यहाँ मिलेगा, बिकॉज़ एक एक ब्लॉक जो है वो डिस्टेंस जा रहा है उसका 0.2 का। ये मैं कैसे फाइंड करूँगा, मैं कोई दो वैल्यूज़ लूँगा, लाइक मैंने यहाँ देख ली 4 और 2 के दरमियान डिफरेंस है 2, और 2 ने इक्वली डिवाइड होना है कितने ब्लॉक्स में, आपने ये काउंट करना है जो स्मॉल ब्लॉक्स जा रहे हैं। ये बेसिकली आपके पास 1 2 3 4 5 और 5 ऊपर 10 है, तो इसका मतलब है कि हर एक ब्लॉक 0.2 नंबर के डिस्टेंस को प्रेजेंट करेगा। तो इसी तरह से हमारे पास ये 1 था, तो 1 से एक ब्लॉक नीचे 0.8, 30 से 40 वाला उसने ऑलरेडी ड्रॉ दिया हुआ है। उसके बाद 40 से 60 वाले का 4.4 है, 40 से 60 4.4, 4.2 एंड 4, तो मैं ये लेके गया और मैंने यहाँ ड्रॉ किया। उसके बाद जी 60 टू 70 वाले का 7.6 है, 60 टू 70 7.6, दिस इज 7.246। तो पहले मैं इसको ज्वाइन करता हूँ यहाँ से, नाउ, और अब इसको ज्वाइन कर लेते हैं यहाँ 60 टू 70, और 70 से 100 का 1.4, 70 टू 100 का 1.4, 1 1.2 एंड 4। So we have completed this histogram. ओके जी, कंप्लीट द टेबल, द वैल्यूज़ फॉर फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x+4। हमने टेबल कंप्लीट करना है तो इसमें एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। मैंने कैलकुलेटर पर ब्रैकेट लगाया, -3 की पावर 3, फिर -5 इन ब्रैकेट -3 और +4 लिख दिया, तो आंसर इज़ -8। नाउ आई हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस वन। ये सेम फंक्शन है वही ऊपर वाला, तो -3 पर आ रहा है -8, तो -3 पर -8 का मतलब है हमारे पास आ गया जी ये यहाँ पर -5 -6 -7 -8, दिस इज़ -8। -2 पर 6 है, -2, और ये हमारे पास आ गया जी 6। उसके बाद जी -1 पर 8 है, दिस इज़ 8। 0 पर 4 है, दिस इज़ 4। 1 पर 0 है, दिस इज़ 1 एंड 0। 2 पर 2 है, so this is 2 and 2। 3 पर 16 है, so this is 15 and
16। मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है, स्मूथ कर्व जाएगा हमारे पास। फ्री हैंड कर्व हमेशा ड्रॉ करना है। ओके जी, आई हैव ट्राइड माई बेस्ट के एक्यूरेट बना सकूं। ये हमारा ड्रॉ हो गया। उसके बाद वो कहता है बाय ड्राइंग अ सूटेबल स्ट्रेट लाइन ऑन द ग्रिड फाइंड द सॉल्यूशंस टू दिस इक्वेशन। हमने, इसका मतलब ये रेफ़र कर रहा है कि यहाँ पर इसको ग्राफिकली इस इक्वेशन को सॉल्व करो। तो जब भी कोई इक्वेशन ग्राफिकली सॉल्व करने का कहे, क्योंकि वो कह रहे हैं बाय ड्राइंग अ सूटेबल स्ट्रेट लाइन, यानी कि ग्राफ पर कोई लाइन ड्रॉ करो फिर इसका आंसर निकलेगा। तो हमने इस इक्वेशन को हमेशा जिस इक्वेशन का ग्राफ बनाया होता है उस इक्वेशन के जैसे बनाना है हमने। इट मीन्स एक्स क्यूब माइनस 5x, ये दोनों सेम है ऑलरेडी, एक्स क्यूब माइनस 5x, सिर्फ यहाँ -3 है, वहाँ +4 है। मुझे इस इक्वेशन में -3 को +4 बनाना है। तो मेरे पास सिर्फ इसका तरीका है कि मैं अगर ऐसा करूँ कि खुद से दिस इज़ -3, खुद से +7 ऐड कर दूँ। बट मैथ्स अलाउज़ मी कि अगर मैं जो काम लेफ़्ट साइड पे कर रहा हूँ वो मैं राइट साइड पे भी करूँगा। तो ये मेरे पास बन जाएगा एक्स क्यूब -5x +4 इज इक्वल टू 7। नाउ दिस लेफ्ट साइड इज एग्जैक्टली सेम टू दिस इक्वेशन जो उसने हमें ओरिजिनल ग्राफ जिसका ड्रॉ करवाया था, एंड दैट इज इक्वल टू y। तो मैं इसकी जगह लिखूंगा y इज इक्वल टू 7। दिस इज़ नॉट द आंसर, क्योंकि उसने डिमांड हमारे से x की वैल्यूज़ की हैं। ही इज आस्क्ड टू सॉल्व दिस इक्वेशन जिसमें x है। तो अब मैं क्या करूँगा कि ग्राफ पर जाऊँगा, y इज इक्वल टू 7 की लाइन ड्रॉ करूँगा। y इज इक्वल टू 5 ये है, 6 और 7। तो मैंने जी यहाँ पर लाइन ड्रॉ की और यहाँ से इस तरफ भी लाइन ड्रॉ की। तो मेरे पास ये कट कर रहे हैं जी, ये जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे वो आंसर्स हैं बेसिकली। दिस इज़ द आंसर। इसमें रेंज ज़रूर होती है इसके आंसर्स में, बिकॉज वी आर ह्यूमन, वी आर नॉट कैलकुलेटर। तो इसका आंसर इस रेंज में ज़रूर होगा। लाइक अगर मैं यहाँ देखूँ नीचे आऊँ तो इसका आंसर ये आंसर, और तीसरा ये आंसर, ये हमारे पास इसके आंसर्स आ रहे हैं। तो इनको अगर हम वैल्यूज़ को कैलकुलेट करें यहाँ, तो ये मेरे पास बन रहा है जी -1.5 से अगर हम पीछे जाएं तो -1.6, -1.7, और एक और आंसर आ रहा है जी हमारे पास -0.5, और हमारे पास जा रहा है जी तीसरा आंसर विच इज़ अराउंड 2.5। तो हमारे पास इसके आंसर्स जो दिए हुए हैं उसने एमएस में, वो -1.95 से लेकर -1.7 तक हैं। इसका मतलब है कि हमारा -1.7 एक आंसर आया, दिस इज़ करेक्ट, और दूसरा 0.82, -0.82, -0.5 है, तो -0.5 इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेबल। और थर्ड आंसर हमारा 2.3 से लेकर और 2.6 तक एक्सेप्टेबल है, तो हमारा आंसर 2.5 आ रहा है, तो दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। तो ये इसके आंसर्स हो गए हमारे पास। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 20। A, B, C, D and E, F, G, H are rectangles. Show that CD is equal to x minus 1. उसने डायमेंशंस दी हुई हैं, वी हैव टू शो दैट कि सी डी की लेंथ x माइनस वन चाहिए। रेक्टेंगल में ऑपोजिट लेंथ बराबर होती हैं, इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है वो एग्जैक्टली वही होगी जो ये दी हुई है, 2x-3। तो मैं अगर 2x-3 में से x-2 लेंथ माइनस कर दूँ तो मेरे पास सी डी लेंथ आ जाएगी। सो सी डी इज़ सो सिंपल, 2x-3 माइनस, ब्रैकेट में लिखना है आपने 2x, सॉरी x-2,
जिसको टेक अवे कर रहे हो, क्योंकि माइनस साइन इम्पैक्ट करेगा बाकी साइन के ऊपर बाद वाले। 2x माइनस थ्री माइनस एक्स प्लस टू, तो हमारे पास सी डी का फाइनल आंसर बच गया 2x माइनस एक्स, इट इज़ x, और माइनस थ्री प्लस टू इट इज़ माइनस वन। So we have proved that the CD length is x minus 1. Okay, now it is given area of the rectangle ABCD. ABCD का मतलब है ये small rectangle is 1 by 5 of the area of rectangle EFGD. EFGD is the whole, the bigger one rectangle. ये unshaded और shaded को मिलाकर कहता है कि शो करो कि ये इक्वेशन इट सिंप्लीफाइज टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो। तो मैं जो गिवन उसकी इंफॉर्मेशन या कंडीशन है उसको ट्रांसलेट कर लेता हूँ। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी के लिए मुझे लेंथ इंटू ब्रेथ चाहिए। लेंथ तो मेरे पास सी डी है एक्स माइनस वन, तो मुझे चाहिए अब ब्रेथ विच इज़ ए डी। तो मैं दोबारा ऐसे आता हूँ कि अगर पूरा मेरे पास ये लेंथ हमारे पास उसने दी हुई है, दिस इज़ एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री, उसमें से अगर मैं x को टेक अवे कर लूँगा, माइनस करूँगा, तो बाकी थ्री रह जाएगा। इसका मतलब है कि मेरे पास ए बी सी डी रेक्टेंगल का एरिया ऑफ ए बी सी डी इज़ इक्वल टू 1/5 टाइम्स ऑफ द एरिया ऑफ ई एफ जी डी। So the area of ABCD is length into breadth, which is x minus 1 into 3 is equal to 1/5 times of the area of EFGD would be the length into breadth. लेंथ हम उसकी ले लेते हैं जी 2x माइनस थ्री, और ब्रेथ हमारे पास है जी x प्लस थ्री। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। सो दिस विल बिकम, इस इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करें तो 3x माइनस थ्री इज इक्वल टू 1/5 टाइम्स ऑफ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2x मल्टीप्लाई बाई एक्स, 2x स्क्वायर, एंड 2x टाइम्स थ्री प्लस 6x minus 3 multiplied by x minus 3x minus 3 times 3 minus 9. So 3x minus 3 is equal to 1/5 times of 2x square plus 3x minus 9. ये 5 यहाँ डिवाइड कर रहा है, ये उधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा, तो दिस विल बिकम 15x minus 15 is equal to 2x square प्लस 3x माइनस 9। मैं लेफ़्ट साइड वाली वैल्यूज़ को उठाकर राइट साइड पे ले जाऊँ तो 0 इज़ इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 15x माइनस 9 प्लस 15। मैंने अरेंज करके लिख दिया। 0 इज़ इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6। बट मुझे नज़र आ रहा है कि ये जो इक्वेशन बनानी थी वो तो बनी नहीं है, बट सारे नंबर्स मुझे डबल नज़र आ रहे हैं। तो मैं पूरी इक्वेशन को डिवाइडेड बाय 2 करूं तो 0 डिवाइडेड बाय 2 इज़ 0, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इज़ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, which is exactly same to this one. Use the quadratic formula to solve the equation. You must show all your working and give your answer correct to two decimal places. तो quadratic formula x is equal to minus b plus minus b square minus 4ac over 2a. So x is equal to minus abc values define कर लेते हैं। a value is equal to 1, b value is equal to minus 6 and c value is equal to 3. तो माइनस सिक्स प्लस माइनस माइनस सिक्स स्क्वायर माइनस 4ac over 2a. So this is equals to plus 6, and the square root of negative 6 square will become 36 minus 4 ones are 4, 4 times 3 is 12 over 2, and then 6 plus minus
36 minus 12, it is 24 over 2. Now x is equal to 6 plus minus square root of 24. This is 4.89 means 4.9 over 2. So x is equal to 6 plus 4.9 divided by 2. X is equal to 6 minus 4.9 divided by 2. So final answer is 6 plus 4.9 divided by 2. This is 5.45. 6 minus 4.9 divided by 2. 0.55. Calculate the shaded area. Shaded area means हमारे पास दिस इज़ ओनली पॉसिबल कि हम पूरी रेक्टेंगल का एरिया निकाल कर उसमें से ये एरिया ऑफ द अनशेडेड रीजन निकाल रहे हैं. इसका मतलब है कि 2x माइनस 3 और x प्लस 3. This is basically the area of the bigger triangle, rectangle, जो पूरा वाला बड़ा रेक्टेंगल है उसमें से माइनस में करूँगा जी छोटे वाले का एरिया. सो दिस इज माइनस x माइनस 1 टाइम्स 3. अच्छा जी, अब हम x की वैल्यू कौन सी डिसाइड करेंगे ताकि इसमें पुट करें. दिस इज़ ओनली पॉसिबल कि हम ये लें. वाई दिस इज़ नॉट पॉसिबल 0.55. क्योंकि बाकी जगह पर तो ठीक है बट मुझे नज़र आ रहा है कि मैं यहाँ अगर x की वैल्यू 0.55 पुट करूँ तो उसमें से -3 का मतलब है ये लेंथ नेगेटिव चेंज हो जाएगी और यहाँ भी मुझे नज़र आ रहा है. तो इसका मतलब है 5.45 इज़ द वैलिड आंसर जो यहाँ पुट कर सकते हैं. तो 2 टाइम्स 5.45 माइनस 3, 5.45 प्लस 3 माइनस 5.45 माइनस 1 इंटू 3. तो अब इन वैल्यूज़ को पहले डिफाइन कर लें. 2 times 5.45 minus 3, this is basically 7.9, and 5.45 plus 3 will become 8.45. This is 4.45 minus 1 करें तो this is 3. So 7.9 times 8.45, this is 66.755 minus 4.45 times 3, 13.35. तो 66.755 minus 13.35, this is 53.405. बट हमने 2 डेसिमल लिखना है 53.41. दिस इज आंसर. ओके, क्वेश्चन नंबर 21. इन क्वेश्चन नंबर 21 दो डायग्राम्स आपस में जुड़ेंगे, composite shapes. The diagram shows a solid formed by joining a cone to the hemisphere. The diameter of the cone is 14 centimeter and the diameter of the hemisphere is also 14 centimeter. The total height of the solid is 24 centimeter. Calculate the volume of the solid. Volume के लिए हमारे पास volume of the cone plus volume of the hemisphere आएगा. तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब. अब मेरे पास 1/3 में पुट कर दूं और पाई की वैल्यू 3.142 ले लूं, बट रेडियस कोन का हमारे पास हाफ ऑफ द 14, दिस इज 7. वी डोंट हैव द हाइट ऑफ द कोन क्योंकि ये हाइट दोनों की इकट्ठी ज्वाइन की हुई है. ओके, फिर 2/3 पाई वैल्यू 3.142 और रेडियस उसका होगा जी 7.
ऑलवेज रिमेंबर कि जो एक हेमिस्फेयर का रेडियस होता है ना, वही हेमिस्फेयर की वर्टिकल हाइट भी कंसिडर होगी। तो इसका मतलब है कि ये भी 7 है। तो इसका मतलब है कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक 7 है, तो बाकी जो हाइट है वो हमारे पास 24 माइनस 7, दिस इज़ द हाइट ऑफ द कोन। तो यहाँ पर 17 आ जाएगा हमारे पास। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। डायरेक्टली मैं पुट करता हूँ 1/3 इंटू 3.142 टाइम्स 7 स्क्वायर मल्टीप्लाई 17। जी मैं कैलकुलेटर में पुट कर रहा हूँ 1/3 इंटू 3.142 मल्टीप्लाई 7 स्क्वायर इंटू 17 प्लस 2/3 मल्टीप्लाई 3.142 मल्टीप्लाई बाय 7 क्यूब। तो फाइनल आंसर मेरे पास आ गया जी 1590.9। और हम इसको 3 सिग्निफिकेंट नंबर में अगर लिखें तो इट इज़ एग्जैक्टली 1590। Now B part show that the total surface area of the solid is 712 centimeter square, correct to the nearest integer. टोटल सरफेस एरिया का मतलब है द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन, क्योंकि सिर्फ यहाँ मेरे पास कर्व नज़र आ रहा है, और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन हमारे पास टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन फॉर्मूला इज पाई आर एल, where L stands for the slant height of the cone, and the curved surface area of hemisphere is 2 pi r square. अच्छा जी, अब मुझे कोन की हाइट तो पता है, दिस इज वर्टिकल हाइट इज 17, दिस इज 17, और मुझे इसका रेडियस पता है, दिस इज 7। मुझे स्लांट हाइट जो कि ये होती है ये निकालनी है। मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, 17 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर स्क्वायर रूट विल बी इक्वल टू स्लांट हाइट। तो 17 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन, दिस इज बेसिकली 13 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो अब मैं वैल्यूज पुट करूँगा 3.142 into the radius is 7, 13 square root 2 slant height 3.142 and 7 square। इसको मैं सॉल्व करूँगा 3.142 multiply 7 multiply by 13 square root 2 plus 2 into 3.142 multiply by 7 square. So this is 712.27 centimeter square, but according to the given condition we have to write it to the nearest integer, so this is which it would be 712 centimeter square. Now a smaller solid is mathematically similarity aa gayi hai to this solid. The total surface area of the smaller solid is this one. Calculate the total height of the smaller solid. अब सिमिलैरिटी के अंदर एरिया की बात हो रही है तो एक ही फॉर्मूला आएगा इसमें, A1/A2 इज इक्वल टू लेंथ 1/लेंथ 2 होल स्क्वायर। पहले वाली शेप जो लार्जर है उसका सरफेस एरिया मैंने निकाला है 712 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो दिस इज 712। एरिया 2 हम इसको ले लेते हैं जो स्मॉलर का है 242, और लार्जर की जो टोटल हाइट है शेप की वो मेरे पास उसने बताई हुई है, दिस इज़ 24। तो मैं यहाँ 24 पुट करूँगा, और स्मॉलर की हाइट मुझे अननोन है, वो मैं यहाँ पर लेंथ 2 के तौर पर ले लूँगा। अब मैंने क्या करना है, स्क्वायर ख़त्म करना है। आई विल बी टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, सो द स्क्वायर रूट ऑफ 712/242, दिस इज़ 1.715 is equal to 24/8। इसके नीचे 1 लगाकर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें
तो इट विल बिकम h टाइम्स ऑफ 1.715 इज इक्वल टू 1 इंटू 24 और h चाहिए तो 24 डिवाइडेड बाय 1.715. So this is 13.99, which will become 14 centimeter. Okay, question number 22. The diagram, this triangle is given. The diagram shows a triangular field ABC. AB is equal to 150 centimeter, BC is 187 meter, and the angle ABC is 112 meter. Fencing is needed to for the perimeter of the field. Perimeter means outer lines. Fencing is sold in rolls of length 20 meter. Calculate the number of rolls of the fencing needed. Fencing करने के लिए मुझे सारी outer lines की length पता होनी चाहिए, जिसमें से दो तो मुझे पता है. I need to find the third one. इसका मतलब है कि ये मेरे पास फर्दर ट्रिग्नोमेट्री आ गई है. अगर मुझे फाइंड करना है एक ट्राइंगल जो कि नॉन राइट एंगल ट्राइंगल है, टू साइड्स गिवन है और दरमियान वाला एंगल गिवन है, और मुझे फाइंड करनी है ऑपोजिट लेंथ, तो बेसिकली कोसाइन रूल. कोसाइन रूल के अकॉर्डिंगली AC square will become equal to AB square plus BC square minus 2 times of AB into BC into cos included angle. So AC will become equals to square root. हमने square root ले लिया दोनों तरफ ताकि square ख़त्म हो जाए. तो AB value is 150 meter, 150 square. BC length is 187 square minus 2 into 150, 187 into cos 112. अब इसको कैलकुलेटर पे फाइंड कर लेते हैं डायरेक्टली. स्क्वायर रूट ऑफ 150 स्क्वायर प्लस 187 स्क्वायर minus 2 into 150 into 187 multiplied by cos 112. So this is 280.2 meter. So this is not the final answer. टोटल पेरीमीटर हमने बताना है. टोटल पेरीमीटर के लिए हमने देखा, ओके जी, द स्पेस इज लिटिल हेयर, हम इसको रेज कर देते हैं. वी यूज़ दिस स्पेस. टोटल पेरीमीटर के लिए हमारे पास इन सब लेंथ्स को ऐड करना पड़ेगा. 150 प्लस 187 प्लस 280.2. So this would be 150 plus 187 plus 280.2. This is 617.2 meter. This is not the final answer yet because उसने जो रोल्स लेने हैं वो लेंथ 20 मीटर कवर करता है जी एक रोल. He is asking for the total number of rolls. So 17.2 divided by 20. This would be 30.86 rolls. तो 30.86 रोल तो कोई नहीं देगा. ऑफ कोर्स उसे अपना फेंसिंग पूरी करने के लिए 31 लेने पड़ेंगे. सो 31 इज़ द फाइनल आंसर. नाउ कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम B टू AC. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस B टू AC का मतलब है B से स्ट्रेट लाइन बिल्कुल आएगी जो यहाँ 90 डिग्री बनाएगी. तो दिस इज़ B टू AC. तो हमारे पास राइट और लेफ़्ट दोनों तरफ राइट एंगल ट्राइंगल्स बन जाएंगे. मेरा टारगेट ये लेंथ फाइंड करना है विच इज़ y. आपकी मर्ज़ी, दिस इज़ योर चॉइस. यू मे यूज़ राइट एंगल ट्राइंगल विच इज़ ऑन द राइट साइड, या आप लेफ़्ट साइड वाला यूज़ कर लें. बट प्रॉब्लम ये है राइट एंगल ट्राइंगल में मेरे पास यहाँ पर सिर्फ एक, मैं अगर इस राइट साइड वाली ट्राइंगल को लेता हूँ तो मेरे पास सिर्फ एक ये लेंथ है, इसके अलावा कुछ नहीं है. तो इसका मतलब है कि मुझे किसी तरह ये एंगल फाइंड करना पड़ेगा. ताकि ये एंगल आ जाएगा तो फिर मैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो यूज़ करके साइन लगाऊंगा ऑपोजिट टू द हाइपोटेनियस, फिर आएगा.
अब मुझे ये एंगल फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको एज अ होल ट्राइंगल लेना पड़ेगा। एज अ होल ट्राइंगल मेरे पास नॉन राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें ये एंगल फाइंड करने के लिए मुझे साइन रूल लगाना पड़ेगा। तो साइन रूल के लिए मैं लेता हूँ जी, पेयर्स बनाता हूँ, 280.2 280.2 ओवर opposite angle which is 112, sine 112 is equal to 150 over sine c। एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो आपको साइन सी को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो साइन सी विल बी इक्वल टू 150 मल्टीप्लाई साइन 112 ओवर 280.2। तो C is equal to sine inverse of this all, sine 112 over 280.2। मैं कैलकुलेटर पे लिखता हूँ शिफ्ट साइन इनवर्स 150 मल्टीप्लाई बाय साइन 112 over 280.2। so this is angle C is 29.8 degree। so now this is 29.8। अब मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल आ गई है जिसका ये एंगल है और मेरे पास हाइपोटेनस है। सो आई कैन यूज साइन थीटा, साइन 29.8 इज इक्वल टू y over 187। so y is equal to 187 multiplied by sine 29.8। so y will be equal to 187 multiplied by sine 29.8। this is 92.9। so this answer is 92.9 meters। okay जी, second last question। Zara cycles a distance of 500 meters correct to the nearest 5 meters। ये रीड करके मुझे पता चल गया कि this question is linked to the topic limit of accuracy। This takes 24.7 seconds correct to the nearest 0.1 seconds। Calculate the lower bound of the over average speed। अब मैंने नॉर्मली सोचना है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। मुझे स्पीड का सबसे छोटा आंसर बताना है विच इज़ ओनली पॉसिबल कि मैं अगर डिस्टेंस को डिक्रीज़ करूं और टाइम को इंक्रीज़ करूं। बिकॉज मेरे पास मार्जिन है यहाँ पर डिस्टेंस के लिए मुझे 2.5, क्योंकि टू द नियरेस्ट जो वैल्यू है उसका हमेशा हाफ लेना है। 2.5 मीटर मैं डिस्टेंस को इंक्रीज़ भी कर सकता हूँ या डिक्रीज़ भी कर सकता हूँ। और सिमिलरली 0.1 का हाफ होता है 0.05, तो 0.05 सेकेंड्स इंक्रीज़ भी कर सकता हूँ इसको, टाइम को 24.7 को, और डिक्रीज़ भी कर सकता हूँ। तो मैं डिस्टेंस को डिक्रीज़ करूँगा अपना स्मॉलर आंसर निकालने के लिए स्पीड का, और टाइम इंक्रीज़ करूँगा, क्योंकि न्यूमरेटर जितना छोटा होगा और डिवाइडर जितना बड़ा होगा उतना आंसर आपके पास स्मॉल आएगा। तो 500 में से मैं माइनस करूँगा 2.5 और 24.7 में प्लस करूँगा 0.05। सो स्पीड इज़ इक्वल टू, कैलकुलेटर पे लिख लेते हैं जी, 500 माइनस 2.5 ओवर 24.7 plus 0.05। so this is 20.10 means 20.1 meter। express as a single fraction is simplest form। हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, बस सिंगल फ्रैक्शन बनाना है। इट इज़ ओनली पॉसिबल बाय टेकिंग द एलसीएम। एलसीएम का बड़ा आसान तरीका कि 5 मल्टीप्लाई होगा 4x माइनस 3 से, -2 मल्टीप्लाई होगा 2x प्लस 1 से, और नीचे डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएंगे 4x माइनस 3, 20x माइनस 15 माइनस 4x माइनस 2 ओवर 2x प्लस 1, 4x माइनस 3। अब सिंप्लीफाई और कर लेते हैं। 20x माइनस 4x इट इज़
16x minus 15 minus 2 it will become minus 17. तो नीचे वाले डिनोमिनेटर इट इज़ योर चॉइस कि आप अगर मल्टीप्लाई कर दें तो तब भी एक्सेप्टेबल है, अगर नहीं करेंगे तो तब भी एक्सेप्टेबल है, बट माय रिकमेंडेशन इज़ to leave this in this way. It means 16x minus 17 over 2x plus 1, 4x minus 3. It is necessary to write your answer on the number line बेटा, ये ख्याल रखना हमेशा, मैंने हर क्वेश्चन का आंसर नंबर लाइन पर, आंसर लाइन पर ज़रूर लिखा है, ठीक है. So with this we have done this all paper. So this was from my side. The efforts, my lots of prayers are for you students. इसको understand करें. If there is any query, please ask me and comment on the video. So इंशाल्लाह next paper के साथ बहुत जल्द आपके पास हाजिर होऊंगा. So keep watching Maths with Zohaib Malik. Thank you very much जी. पाकिस्तान जिंदाबाद. अल्लाह हाफ़िज़.